गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम बात करने वाले हैं इकोनॉमिक्स या अर्थशास्त्र के बारे में। ये सब्जेक्ट जो है इकोनॉमिक्स या अर्थशास्त्र, इसके मैंने कुछ नोट्स तैयार किए हैं और ये टोटली पेन से ही बनाए हैं। ये 5-6 पेज लिखे हैं ये मैंने। अभी ये रजिस्टर है, एक पेन से ही नोट्स बनाए हैं। ये लिखा है मैंने अभी पूरा का पूरा। तो आज हम इकोनॉमिक्स के बारे में बात करेंगे और इकोनॉमिक्स के बारे में बात करें तो हम सबसे पहले जान लेते हैं कि इकोनॉमिक्स के फादर कौन है। फादर ऑफ इकोनॉमिक्स इन इंडिया, ठीक है। तो इंडिया में अर्थशास्त्र के पिता या जनक को माना जिसे गया है वो कौन है? चाणक्य, कौटिल्य या विष्णुगुप्त। इन तीनों का नाम एक ही है, एक ही व्यक्ति के 3 नाम हैं। चाणक्य, कौटिल्य या विष्णुगुप्त के द्वारा ही अर्थशास्त्र की रचना हुई और इकोनॉमिक्स का पिता भी उनको ही माना जाता है, ठीक है। फिलहाल इकोनॉमिक्स को पढ़ने का एक सबसे बढ़िया तरीका ये है कि जो सरकार का जो बजट होता है हर साल केंद्र सरकार का, उसको समझ लिया जाए, है ना। क्योंकि बजट पूरा का पूरा इकोनॉमिक्स ही तो है। तो इसलिए हम सबसे पहले जो इस साल बजट आया है केंद्र सरकार का, तो उसी पर बात कर लेते हैं, ठीक है। और सबसे पहली बात, अर्थशास्त्र का पिता या जनक किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? कौटिल्य, विष्णुगुप्त या चाणक्य को, है ना। ये तीनों नाम एक ही व्यक्ति के हैं, एक ही पर्सन के हैं। तो चलिए हम इस सन 2022 के वीडियो के गजट को जो सरकार ने हमें पेश किया है इस साल, अभी लगभग 1 महीना भी नहीं हुआ है, और उसी बजट पे इस साल बात करेंगे हम इस इकोनॉमिक्स या अर्थशास्त्र में, ठीक है। तो सबसे पहला जो टॉपिक है हमारा वोटिंग, मतलब अभी जो चुनाव चल रहे हैं तो इन पर सबसे ज़्यादा वोटों पर नज़र होती है, हर पार्टी की होती है। और सबसे पहले हम बीजेपी की ही बात करेंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा इसलिए बात करेंगे क्योंकि बीजेपी ही एक ऐसी पार्टी है जिसने इस साल बजट पेश किया है। क्योंकि केंद्र में भी वही है, बीजेपी की सरकार जो है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, दिल्ली में जो केंद्र में सरकार है वो किसकी है? बीजेपी की है। तो इसलिए वोट फॉर बीजेपी, ठीक है। हम बीजेपी को वोट क्यों दें उसके बारे में मैं आपको पूरा का पूरा ये संविधान, मतलब ये संविधान के दायरे में रहकर ही बताऊंगा। और ये पूरा का पूरा जो बजट है ये इसमें से कुछ हिस्सा में समझाने की कोशिश करूंगा, बाकी आगे की वीडियो में, क्योंकि बीजेपी की इतनी तारीफ एक ही वीडियो के लिए रह देते हैं, क्योंकि अगली वीडियो में हम और ज़्यादा तारीफ करेंगे काहे की इस बजट की, क्योंकि ये बजट ही अपने आप में एक अमृत काल बताया गया है ना। अमृत काल वी आर द एंटर्ड इन अमृत काल, है ना। हम अमृत काल में प्रवेश कर चुके हैं, ये अमृत काल चल रहा है ना। कितना बढ़िया अमृत काल है कि बेरोजगारों को नौकरी नहीं, है ना। तो वोट फॉर बीजेपी, आप बीजेपी को वोट क्यों दें इस पर मैं पूरा का पूरा इस बजट के बारे में बताने वाला हूं, क्योंकि पूरा का पूरा बजट जो आता है वो इकोनॉमिक्स या अर्थशास्त्र के सब्जेक्ट में ही आता है ना, या विषय में आता है। तो प्रधानमंत्री के एक संबोधन से शुरू करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं एक वीडियो में, संकल्प से सिद्धि तक महाअभियान चलाएं एक ऐसा संकल्प जिसे हम अगले 5 वर्षों में सिद्ध करके दिखाएंगे। आइए हम संकल्प लें एक नए भारत का और एक नया भारत बनाएं। ये उनकी एक वीडियो में कहा गया था, है ना। तो इस ये जो बजट आया है उसमें कहा गया है भारत बनाम इंडिया, ठीक है। भारत बनाम इंडिया की जगह अब भारत बनाम न्यू इंडिया ने ले ली है। क्यों ले ली है ये बताता हूँ मैं आपको पूरी स्टोरी पढ़कर, ठीक है। ज़्यादा लंबी नहीं, 10-15 मिनट की
जो भी है वो आपको समझाने की कोशिश करता हूँ 10-15 मिनट के अंदर अंदर, ठीक है। उसमें भी अब सन 2022 का न्यू इंडिया बनाम सन 2047 का न्यू इंडिया जुड़ गया है। प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल में कई तरह के भारत अभियान लॉन्च हुए हैं। उनके नाम कभी हिंदी में होते हैं तो कभी अंग्रेजी में, जैसे मैं आपको बताता हूँ कैसे। स्वच्छ भारत हिंदी में है तो मेक इन इंडिया अंग्रेजी में है। आत्मनिर्भर भारत भी है जो इन दिनों चल रहा है, सक्षम भारत भी है और डिजिटल इंडिया भी है और स्किल इंडिया भी है। आपको भांति भांति के इंडिया और भांति भांति के भारत का जिक्र मिलेगा, ठीक है, जिसके नाम पर अलग अलग तरह के सपने अलग अलग कालखंड में अलग अलग लोगों को दिखाए जाते रहे हैं। कभी भारत को विश्व गुरु बताया जाने लगता है, बताओ भारत विश्व गुरु, लेकिन जब यहाँ के फटीचर कॉलेजों की हालत दिखने लगती है तो विश्व गुरु छोड़ दिया जाता है, किसी और टाइप के इंडिया की बात होने लगती है। इस तरह के टैग लाइन और डेड लाइन के बीच भारत भटक रहा है, ठीक है। ये हमारा बजट है। सन 2022 में न्यू इंडिया बनना था, अब नया आया है कि सन 2047 में न्यू इंडिया बनेगा, ठीक है। न्यू इंडिया को लेकर भांति भांति की तारीखें मिलती हैं। सन 2015 के बजट में अरुण जेटली वित्त मंत्री के रूप में ऐलान करते हैं कि सन 2022 में भारत की आज़ादी के 75 साल पूरे होने पर अमृत महोत्सव मनाया जाएगा। इसी संदर्भ में आगे चलकर न्यू इंडिया का इस्तेमाल जोर पकड़ता है। कई बार नया इंडिया तो कई बार इसकी जगह नई ऊर्जा को, कभी नई प्रेरणा तो कभी नया लक्ष्य भी इस शब्द का इस्तेमाल होता है। कभी इसे विजन कहते हैं तो कभी इसे मिशन बताया जाता है। इसी पर मोदी 27 मार्च सन 2015 में क्या कहते हैं, एक वीडियो में उसका अंश थोड़ा सा मैं पढ़ के आपको बता देता हूँ, ठीक है। सन 2022 में भारत की आज़ादी के 75 साल पूरे हो रहे हैं। देश आज़ादी का अमृत पर्व मनाने वाला है। जिन महापुरुषों ने सपने देखे थे भारत को महान बनाने के और उसके लिए आज़ादी का सपना देखा था, अपने आप को बलि चढ़ा दिया था, जवानी जेल में खपा दी थी, अपने अपने परिवारों को तबाह कर दिया था, इसलिए कि हम आज़ादी की श्वास ले सकें, हम आज़ाद भारत में पल बढ़ सकें। हम वो भाग्यशाली लोग हैं जो उसकी तपस्या और त्याग, उनके तपस्या और त्याग के कारण आज आज़ादी का आनंद लूट रहे हैं। क्या हमारा जिम्मा नहीं है कि जिन महापुरुषों ने देश के लिए इतना बलिदान दिया, हम उनको कैसा भारत समर्पित करेंगे? ये नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री कहते हैं। और मैं ये कहना चाह रहा हूँ पूरा का पूरा, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो सन 2022 के लिए सरकार ने खुद को समर्पित किया था, उस समर्पण का रिजल्ट क्या है? जो टारगेट बनाए गए थे वो कहाँ हैं? सन 2022 में भारत को नया इंडिया बनना था, उसका क्या हुआ यह किसी को पता नहीं, लेकिन बेहद गंभीरता से इस नारे को सेट किया गया था, जो मैं आज आपको बताऊंगा, ठीक। सन 2017 में भारत छोड़ो आंदोलन के 75 साल हुए थे। इस पर मोदी ने 19 अगस्त सन 2017 में क्या कहा, ये मैं आपको अभी बताऊंगा, ठीक है। क्या कहा था? ये कहा था, इतिहास की ये घटनाएं हम लोगों के लिए एक नई प्रेरणा व नया सामर्थ्य, नया संकल्प, नया कर्तव्य जगाने के लिए किस प्रकार से अवसर बने, ये हम लोगों का प्रयास रहना चाहिए। प्रधानमंत्री मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि प्रधानमंत्री जो हैं नई और नया का इस्तेमाल करते हैं इस भाषण में, लेकिन संसद के इस विशेष सत्र में नया इंडिया का जिक्र इस भाषण में नहीं आता है। पूरे के पूरे भाषण में नए इंडिया का जिक्र नहीं आता है। जो इस साल का बजट पेश हुआ है उसमें नए इंडिया का जिक्र कहीं नहीं आता है। प्रधानमंत्री संकल्प से सिद्धि का नारा देते हैं। 100 करोड़ भारतीयों को से मिलकर जन आंदोलन चलाने की बात करते हैं ताकि संकल्प पूरा हो। आज़ादी के 75 साल पूरे होने के मौके के लिए कई संकल्प तय हुए, उनकी सिद्धि हुई या नहीं उनका कोई हिसाब नहीं। और सन 2022 के बजट में तो इनमें से कुछ की बात भी नहीं की गई है। और प्रधानमंत्री 9 अगस्त सन 2017 को क्या कहते हैं ये मैं आपको पढ़कर बताता हूँ।
वो कहते हैं कि मुझे विश्वास है कि संकल्प से सिद्धि के ये 5 साल सन 2017 से सन 2022 तक 75 साल आज़ादी के दीवानों का सपना पूरा करने का सामर्थ्यवान समय है। इसको हम प्रेरणा का कारण बनाएं। आज सन 2017 में सन 2022 भारत कैसा हो, सन 2022 को भारत कैसा हो, इस संकल्प को लेकर चलना है। तो हम लोगों को भी सब मिलकर के इस देश से भ्रष्टाचार दूर करेंगे और करके रहेंगे, ये नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री कहते हैं। 19 अगस्त 2017 को ही नरेंद्र मोदी अपने ट्वीट हैंडल से ट्वीट करके बताते हैं कि मैंने सब ट्वीट पढ़े हैं और इसमें लिखे हैं और सबकी बात पढ़कर ही मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक। नया इंडिया शब्द ट्वीट करते हैं, नया इंडिया जो शब्द ट्वीट करते हैं उसके बारे में बताता हूँ अभी, ठीक है। ट्वीट करते हैं नया इंडिया, ठीक है। लेकिन पॉलिटिकल मार्केटिंग को समझने के लिए नए इंडिया की यात्रा और इसके विस्तार को जानना बहुत जरूरी है। 9 अगस्त सन 2017 को बाकायदा घोषणा पत्र जैसा पर्चा प्रधानमंत्री ट्वीट करते हैं जिसमें संकल्प से सिद्धि का नारा लिखा गया है। इसके बाद कई विभाग अपने प्रचार में संकल्प से सिद्धि का इस्तेमाल करने लगते हैं और ये हर जगह छपने और दिखने लगता है। प्रधानमंत्री नाम देते हैं न्यू इंडिया मूवमेंट, इसको नाम क्या देते हैं, वो न्यू इंडिया मूवमेंट। सन 2017 से सन 2022 तक मूवमेंट को चलना था। क्या आपको पता है कि ऐसा कोई मूवमेंट आया भी था? पता है? और आया था तो आपने किस तरह से इस मूवमेंट में भाग लिया, ये मैं आपसे जानना जरूर चाहूंगा। इसके बाद एक ट्वीट में प्रधानमंत्री कहते हैं कि हम सब संकल्प लें, सन 2022 में नया भारत बनना है जो गरीबी, भ्रष्टाचार, गंदगी, आतंकवाद, जातिवाद, सांप्रदायिकता से मुक्त होगा। सन 2022 तक हमारे सपनों का न्यू इंडिया बनेगा, ये है वो कहते हैं। और मैं कहता हूं कि कमाल है, सन 2022 में जो नया भारत बनना था उस भारत में सांप्रदायिकता मिट जानी थी। इस संकल्प को पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी एक संकल्प का पोस्टर भी जारी करते हैं। इस संकल्प के पोस्टर का जवाब तो पोस्टर बनाने वाला भी नहीं दे पाएगा, तो सरकार कहां से देगी, ये भी एक बहुत बड़ी बात है ना। तो सन 2016 में नोटबंदी और इसके बाद जीएसटी के समय कहा गया कि भ्रष्टाचार पर अंतिम प्रहार हो चुका है। सन 2016 में क्या कहा गया, भ्रष्टाचार पर अंतिम प्रहार हो चुका है। लेकिन सन 2022 में प्रधानमंत्री मन की बात में कहते हैं कि भ्रष्टाचार दीमक की तरह देश को खोखला कर रहा है। जब भ्रष्टाचार मिट गया है या अंतिम प्रहार हो चुका है उस पर, तो अब सन 2022 में कह रहे हैं कि वो देश को खोखला कर रहा है। बहुत अच्छी बात, चलिए आगे बढ़ते हैं। और 30 जनवरी सन 2022 को मन की बात में ही यह भी कहते हैं वो कि देश तेजी से आगे भी बढ़ रहा है। आपने भ्रष्टाचार मुक्त भारत की भी बात की। भ्रष्टाचार तो दीमक की तरह देश को खोखला करता है। इससे मुक्ति के लिए सन 2047 का इंतजार क्यों? नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री कहते हैं सन 2047 का इंतजार क्यों? मन की बात में कहते हैं सन 2047 का इंतजार क्यों? ये काम हम सभी देशवासियों को आज की युवा पीढ़ी को मिलकर करना है, जल्द से जल्द करना है। यह वो अपनी मन की बात में कहते हैं। और मैं कहता हूं कि सन 2022 में ही भ्रष्टाचार का क्या हाल है ये आपको बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पीएम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भूल गए हैं कि इसे खत्म करने की टाइमलाइन या डेडलाइन सन 2022 ही थी। मन की बात में कह रहे थे, विजन पेश कर रहे हैं कि सन 2047 तक का इंतजार कीजिए, उस समय भारत कैसा होगा। इन भाषणों का राजनीतिक ही नहीं मनोवैज्ञानिक हिसाब से मूल्यांकन होना चाहिए। बहुत कुछ जानेंगे आप अपने वर्तमान में टिक ना पाएं या देख ना पाएं कि आज आपके साथ क्या हो रहा है, गर्दन कटी है कि जेब कटी है। लेकिन इसकी जगह पर कभी 800 साल पीछे तो कभी 25 साल आगे की बात चलाई जाती है।
एक और बात, इस तरह के नारे केवल नारे के लिए नहीं गढ़ दिए जाते हैं कि कुछ भी बोल दिया जाए, बल्कि उन्हें गंभीरता और विश्वसनीयता प्रदान करने के लिए तरह तरह के इवेंट भी चलाए जाते हैं। सन 2022 में भारत छोड़ो आंदोलन का 75वां साल मनाया गया और इसी से जुड़ा हुआ था 19 दिसंबर सन 2018 में आया नीति आयोग का एक दस्तावेज, जिसमें स्ट्रेटेजी फॉर न्यू इंडिया और नीति आयोग या न्यू इंडिया @75 दस्तावेज में ये लिखा हुआ था कि ये अलग अलग तरह की टाइमलाइनें या टाइमलाइनें चलेंगी, है ना। यह 19 दिसंबर सन 2018 को लॉन्च किया गया था। इस पर अलग अलग भाषाओं में नया इंडिया, न्यू इंडिया लिखा हुआ था। आपको तोहफा वाला गाना तो याद होगा कि तोहफा तोहफा तोहफा, फिर ईगो साउंड बजता है पीछे, लाया लाया लाया। उसी टाइमलाइन का इसमें नया 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 लिखा हुआ है। 232 पन्नों का यह दस्तावेज जो इस साल बजट पेश हुआ है वो 232 पेजों का है, ठीक है, 232 पन्नों का है, ठीक। तैयार किया गया है कि भारत के 75 साल होने पर भारत को एक नया इंडिया बनना था। इसकी भूमिका में लिखा गया था कि भारत छोड़ो आंदोलन के 75 साल होने से प्रेरणा ली गई है। इस तरह यह नया भारत का ऐलान का प्रमाणित दस्तावेज बन जाता है, जिसे सन 2022 में बनना था। आप देखेंगे कि इस तरह के नए इंडिया, नए इवेंट के जरिए नए भारत के सपने को लोगों के दिलों और दिमाग में हेडलाइनों और प्रचारों के जरिए खेल दिया जाता है, ताकि लगे कि सरकार सीरियस है। आप कैसे नहीं सीरियसली लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने इस नीति आयोग के दस्तावेज में लिखा है कि सन 2022 में न्यू इंडिया बनना है, और नीति आयोग के उपाध्यक्ष ने जोर देकर लिखा है कि 5 साल में ही न्यू इंडिया बनना है। तो जो बना है वो कहाँ है? जो न्यू इंडिया सन 2022 में बना है हमें तो दिखाई दे नहीं रहा है। आपको दिख जाए तो कुछ पता नहीं, ठीक है, हमें तो दिख नहीं रहा है। नीति आयोग ने अपने दस्तावेज में न्यू इंडिया के लिए 31 क्षेत्रों की पहचान की है, ठीक है, 31 क्षेत्रों की पहचान की है। सबके लिए अलग अलग टारगेट हैं जिन्हें सन 2022-23 में पूरा होना था। सन 2022-23 में पूरा होना था। मैं आपको अभी टारगेट बताता हूँ कौन कौन से थे, ठीक है। हर सेक्टर को लेकर इस दस्तावेज में 41 चैप्टर हैं। खेती वाले चैप्टर में 0 बजट और ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देने की बात की गई है, लेकिन इस मामले में क्या हुआ कुछ पता नहीं। यही नहीं, इलेक्ट्रॉनिक एग्रीकल्चर मार्केटिंग ई-नाम बनाने की बात हुई। 14 अप्रैल सन 2016 को ई-नाम योजना लॉन्च की गई। ई-नाम की मंडियों को जोड़ा जाएगा ई-नाम से, ठीक है। तो अभी बताता हूँ क्या होता है। तब मोदी ने कहा कि योजना भारतीय कृषि के लिए टर्निंग पॉइंट है। अब मैं पूछना चाहता हूँ कि आपका ये टर्निंग पॉइंट कहाँ है और ये योजना कहाँ है? हेडलाइन में कोई कमी नहीं की जाती और ब्रोकर मीडिया बहुत ज़्यादा इस हेडलाइन को दिखाता है। सभी चैनल सभी हेडलाइंस दिखाते हैं बहुत ज़्यादा, सभी चैनलों पर हेडलाइन चलती है ई-नाम से मंडियों को जोड़ा जाएगा, है ना, सभी चैनलों पर चढ़ती है। तो सरकार उनके गले में पट्टे पहनाकर उनका मुंह बंद कर देती है, ठीक है। सभी चैनलों का उनके गले में पट्टे पहनाकर मुंह बंद कर देती है। ये सब छोड़ते हुए हम आगे बढ़ते हैं और बीजेपी सरकार की महान उपलब्धियां गिनते हैं, ठीक है भाई। बीजेपी सरकार की महान उपलब्धियां ये हैं। इसके बाद 4 साल बाद सन 2021 के बजट में सरकार ने बताया कि 1000 मंडियों को ई-नाम योजना से जोड़ दिया गया है। यह भी कहा आने वाले साल में 1000 नई मंडियों को जोड़ा जाएगा। 1000 को जोड़ दिया गया है और 1000 को और जोड़ा जाएगा। लेकिन ई-नाम की वेबसाइट से जो मुझे पता चला वो मैं आज आपको बताता हूँ कि 1000 मंडियाँ ही
जुड़ी हैं। टोटल जो जुड़ी हैं इनाम से वो 1000 मंडियाँ ही जुड़ी हैं। क्या इस एक साल में इस मामले में जीरो प्रगति हुई है? तत्कालीन कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह 24 जनवरी सन 2019 को खुद ही अपने बयान की खबर ट्वीट करते हैं, जो अलग अलग अखबारों में छपी है। ठीक है, देख सकते हैं आप बिल्कुल कि सन 2022 तक के सारे 75,000 स्थायी मंडियों को इनाम से जोड़ा जाएगा। इसके अलावा 14,500 स्थायी मंडियों को इनाम से जोड़ा जाएगा। तो कुल मिलाकर सन 2022 तक 22,000 मंडियों को इनाम से जोड़ा जाना था। लेकिन क्या ये टारगेट पूरा हुआ? मुस्कुराइए, हम अमृतकाल में प्रवेश कर रहे हैं। वोट फॉर बीजेपी। ठीक, 18 जनवरी सन 2019 को फेसबुक पर राधा मोहन सिंह, तब वो कृषि मंत्री थे, है ना, राधा मोहन सिंह कहते हैं, एक पोस्टर चिपकाते हैं जिसे हैशटैग के तहत 5 साल का चैलेंज कहते हैं, और बताते हैं कि जनवरी सन 2019 तक 585 मंडियों को इनाम से जोड़ा गया है, जबकि सन 2014 में इनाम मंडियों की संख्या 0 थी। मतलब इतना शानदार काम कर दिया। लेकिन क्या अब कोई फिर से चैलेंज वाला ऐसा पोस्टर बना देगा कि क्या ये 22,000 मंडियों को इनाम से सन 2022 तक जोड़ने का चैलेंज कहाँ है और कहाँ गया? आज भी इसकी वेबसाइट पर 1000 मंडियाँ ही जुड़ी हुई हैं। ठीक है, जुड़ी हैं। जबकि फरवरी सन 2021 की इस छपी हुई खबर में कृषि मंत्रालय का बयान आता है कि इनाम से 1000 मंडियों को जोड़ा जाएगा। इसका मतलब है कि जो कहा जा रहा है वो पूरा नहीं हो रहा है। मुस्कुराइए, हम अमृतकाल में प्रवेश कर चुके हैं। तो ये हाल है न्यू इंडिया बनने के लिए संकल्प और सिद्धि का। लेकिन नाम देखिए, जैसे अमृतकाल, संकल्प और सिद्धि, फर्क ही नहीं पता। आप फर्क ही नहीं बता पाएंगे कि सरकार की योजना है या किसी पुराण से निकली हुई योजना है ना। संकल्प, सिद्धि, अमृतकाल, बताओ, ये बजटों के नाम है। हिंदू, मतलब सब चीज़ हिंदुओं के ऊपर, मतलब जो मुस्लिम कम्युनिटी है उनके नामों के ऊपर बनाओ तुम बजट, मतलब हिंदुओं के ऊपर ही बनाओगे, है ना, या और किसी धर्म के ऊपर बनाओ, तुम हिंदुओं के पीछे ही क्यों पड़ोगे? बस सेकुलर कंट्री है तो सेकुलर में सबकी बात होनी चाहिए, इक्वालिटी की बात होनी चाहिए। और आप क्या कर रहे हो ये बताने की ज़रूरत मुझे नहीं है। तो 9 जुलाई सन 2019 में PID के एक प्रेस रिलीज के जरिए सरकार बताती है कि इनाम से 1,64,00,000 किसान जुड़े। आज इसकी वेबसाइट पर दिखा कि इनाम मंडी के लिए, जो मैंने देखा कि मंडी के लिए पंजीकृत किसानों की संख्या 1,72,00,000 है। यानी सन 2019 से सन 2022 के बीच केवल 8 लाख किसान ही इनाम से जुड़े। यही हाल ऑर्गेनिक खेती का है। इस बार के बजट में कहा गया है कि गंगा नदी के किनारे ऑर्गेनिक खेती का प्रसार किया जाएगा। नमामि गंगे की बात नहीं होती है, लेकिन किसी न किसी बहाने गंगा की बात होती रहती है। जैसे पता चले कि गंगा को ही साफ करने के अभियान के तहत ये सब किया जा रहा है। ऑर्गेनिक खेती के हाल पर हमने कुछ जानकारी, जो मैंने जानकारी प्राप्त की है, इकट्ठा करने की कोशिश की है, वो मैं आपको अभी बताता हूँ। ठीक है, मोदी सरकार का 22 नवंबर सन 2021 का बयान दिखाई दिया, जो मैं आपको अभी पढ़ के बताता हूँ। इस बयान में आपको पता चलेगा कि ऑर्गेनिक खेती के नाम पर सन 2016 में कैसे सपना दिखाया जा रहा है। सन 2016 में कैसे सपना दिखाया जा रहा था। तो सन 2022 आ गया है। यह भी नए भारत का एजेंडा था। नीति आयोग के दस्तावेज में सन 2016 में पद्मश्री देने के 3 साल बाद सन 2019-20 के बजट में वित्त मंत्री ने जीरो बजट खेती की बात की। रासायनिक चीज़ों के इस्तेमाल के बिना प्राकृतिक तरीके से खेती करने का ऐलान हुआ, लेकिन यह सिर्फ ऐलान ही साबित हुआ। इसी से अंदाज़ा लगाइए कि 2 दिन पहले PM जीरो बजट फार्मिंग के लिए कमेटी बनाने की बात कर रहे हैं। 5 साल में बात कमेटी पर पहुंची है। इसका मतलब है कि सुधार होने को लेकर सरकार जल्दी में नहीं है, बिल्कुल भी। ठीक है, उन्हीं सुधारों को लेकर जल्दी में लगती है, जिसे लेकर आरोप लगता है कि चंद कंपनियों के लिए सब किया जा रहा है।
क्या आप जानते हैं कि जीरो बजट पर अच्छी नियत से अच्छी बातें करने वाली सरकार इस पर कितना खर्च किया है? डीएम के सांसद कडिमोई करुणानिधि ने लोकसभा में इस बारे में सवाल किया। इसके जवाब में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बताया, इस योजना के तहत 8 राज्यों में 49 करोड़ रुपए ही केवल 49 करोड़। ये हाल है जीरो बजट खेती को प्रोत्साहित करने के फैसले के बजट का। मुस्कुराइए, हम अमृतकाल में प्रवेश कर चुके हैं, है ना। हमारा जो अमृतकाल बजट पेश हुआ है साल, जो कि हम अमृतकाल के नाम से जानते हैं, उसमें हम प्रवेश कर चुके हैं। ये अमृतकाल चल रहा है ना। ये अमृतकाल है तो अभी एक और काल आने वाला है, कोई अच्छा सा काल आएगा जो कि हिंदू धर्म के ऊपर ही होगा, है ना। सेकुलर कंट्री है। तो चलिए हम और आगे बात करते हैं। और कृषि मंत्री जी इसी साल अगस्त में कहते हैं कि कृषि मंत्री कहते हैं इसी साल कि एक लिखित जवाब में कहते हैं कि जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग ZVNF का नाम भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति BPKP कर दिया गया है। सन 2020-21 से परंपरागत कृषि विकास योजना के तहत एक उपयोजना के तौर पर चल रही है। इसके तहत 3 साल में 1 हेक्टेयर खेत को ऑर्गेनिक करने के लिए सरकार 12,200 रुपये की आर्थिक मदद देगी। यह कहना है हमारे नरेंद्र मोदी जी का, ठीक। और मैं आपको बताता हूं कि अभी तक 8 राज्यों में 49 करोड़ की राशि खर्च हुई है। यह ऑर्गेनिक खेती का हाल है। मुस्कुराइए, हम अमृतकाल में हैं। वोट फॉर बीजेपी। ये उपलब्धियां हैं हमारी महान बीजेपी सरकार की। चलिए और उपलब्धियां गिना देता हूं अभी इस बजट की, ठीक। इकोनॉमिक्स या इस बजट के बारे में, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। नीति आयोग के दस्तावेज में प्रवेशिका में लिखा है कि सन 2019 तक भारत के सभी 2.5 लाख ग्राम पंचायतों को भारत नेट प्रोग्राम से जोड़ दिया जाएगा इंटरनेट से, ताकि नया इंडिया बन सके। और यह भी टारगेट था कि सन 2022-23 तक डिजिटल डिवाइस को ही खत्म कर दिया जाएगा। क्या सन 2019 तक 2.5 लाख ग्राम पंचायतों को भारत नेट प्रोग्राम से जोड़ा जा सका? जुलाई सन 2021 में इंडियन एक्सप्रेस के आशीष आर्यन की रिपोर्ट बताती है, जो आशीष आर्यन है उनकी रिपोर्ट बताती है भारत नेट प्रोग्राम अपने लक्ष्य से बहुत पीछे चल रहा है। 25 जून सन 2021 तक केवल 1.5 लाख से कुछ अधिक ग्राम पंचायतों को ही सेवा चालू की जा सकी है, सिर्फ 1.5 लाख, ठीक है। दूसरे चरण की योजना में करीब 35,000 ग्राम पंचायतों में ही सेवा चालू की गई। वैसे ये योजना सन 2011 में शुरू हुई थी। ये योजना जो थी सन 2011 में शुरू हुई थी। 15 दिसंबर सन 2021 को IT मंत्री अश्वनी वैष्णव ने लोकसभा में बताया कि 30 नवंबर सन 2021 तक 1,67,156 ग्राम पंचायतों में ही यह सेवा चालू हो सकी है। यानी सन 2019 का टारगेट सन 2021 तक पूरा नहीं हुआ है। ये हाल है संकल्प और सिद्धि का, नया इंडिया बनाने का। मुस्कुराइए, हम अमृतकाल में प्रवेश कर चुके हैं, इसलिए वोट फॉर बीजेपी। अभी तक हम सन 2022 के साल के लिए 2-4 टारगेट का ही जिक्र करते थे, लेकिन इसकी सूची बहुत लंबी है। नीति आयोग के दस्तावेज में ये बात मिलती है कि किसानों की आय सन 2022 में 2 गुनी होनी थी, नहीं हुई। उपलब्धियां गिनाता हूँ। सन 2022 में किसानों की आय 2 गुनी होनी थी, नहीं हुई, पहला पॉइंट। दूसरा, सन 2022 में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 6 करोड़ आवास बनने थे, नहीं बने। लक्ष्य से यह योजना काफी पीछे चल रही है। PM कुसुम योजना के तहत लाखों सोलर पंप किसानों को दिए जाने थे, नहीं दिए गए। 1.5 लाख हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बनने थे, पूरे नहीं बने, काफ़ी कम बने हैं। इसी तरह से सन 2022 के लिए 22,000 मंडियों को इनाम से जोड़ना था। इसका क्या हाल है ये मैं आपको बता ही चुका हूँ। भारत नेट प्रोग्राम का हाल आपने देखा, जो मैंने आपको बता दिया था। सन 2022 तक के नए भारत में लेबर फोर्स में महिलाओं की भागीदारी
30% की जानी थी, लेकिन इसकी चर्चा गायब है। क्यों? अभी बताता हूँ। तो कुछ ना कुछ बड़ा बता देना है, ठीक है, सरकार को कुछ ना कुछ बड़ा बता देना है ताकि हेडलाइन बड़ी बने। सन 2015 से सन 2022 तक इतने अभियान चलाए गए हैं कि किसी को लगा ही नहीं होगा कि सन 2022 में आने के बाद इसका हिसाब ही नहीं दिया जाएगा, इसकी चर्चा बंद हो जाएगी। न्यू इंडिया बनाने के लिए संकल्प से सिद्धि के नाम पर कई विभागों ने चहल पहल शुरू कर दी थी। कोई पोस्टर बनाने लगा, कोई कुछ और अभियान चलाने लगा। मुझे एक वेबसाइट मिली है जो मैं आपको बताने वाला हूँ, तो देखिए, चेक करना आप खुद, ठीक है, जिसका वेबसाइट का ये पता है newindia.mygov.in, newindia.mygov.in। इस पर आप चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस पर लोगों से कहा गया है कि नया भारत बनाने के लिए जो जन आंदोलन चल रहा है, इसमें न्यू इंडिया के नागरिक के तौर पर अपना पंजीकरण कराएं। आप पंजीकरण कराने जाएंगे तो 2 चरण में नाम पता पूछा जाएगा। इसके बाद एक शपथ पत्र जैसा आता है। एक शपथ पत्र 2 चरणों में होती है इसकी पंजीकरण, है ना, पंजीकरण इसका 2 चरणों 2 फेजों में होता है ना, फर्स्ट फेज, सेकंड फेज, यानी फर्स्ट चरण और सेकंड चरण। नए भारत के नागरिक के लिए ये सब करने की क्या जरूरत थी? और मैं ये कहता हूँ, क्या जरूरत थी बताओ करने की? और इसका क्या होता करने से? इसके पीछे कितना पैसा बर्बाद हुआ होगा, खर्च हुआ होगा, किसी को कुछ पता नहीं। पता है किसी को? नहीं पता। यह इतना बड़ा जन आंदोलन चल रहा था जिसके लिए मात्र 59,025 न्यू इंडिया सिटीजन ने पंजीकरण कराए। पंजीकरण कराने पर कहा जाता है कि जुड़े रहिए, जन आंदोलन की ताज़ा जानकारियां मिलती रहेंगी। बताओ, इन 59,025 में से कोई है जो मुझे या आपको बता सकता है कि जन आंदोलन उन्हें किस किस तरह की ताज़ा जानकारियां देता रहा है या अब भी देता है, ठीक है। यही नहीं, सन 2022 के न्यू इंडिया के लिए लोगों क्या होना चाहिए, इस पर भी कंपटीशन हुआ, लोगों तक बन रहा था। जैसे कि आप उस शॉर्ट फिल्म के टॉपिक को देखेंगे जिसमें मोदी सरकार ने स्वच्छ संकल्प से स्वच्छ सिद्धि पर आने का संदेश दिया है, ये आप देख सकते हैं नेट पर, है ना। ये लोगो कभी फॉर्मिंग इंडिया बाय सन 2022 बताता है, तो कभी न्यू इंडिया बज पीएम के साथ फोटो है इनकी, बज, है ना, न्यू इंडिया बज, है ना, एक संकल्प से सिद्धि के साथ है, और एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पंचायत सम्मेलन, है ना, तो कभी सिद्धि मतलब संकल्प से सिद्धि कंपेनियन ऑफ न्यू इंडिया, ठीक है। मोदी गवर्नमेंट कमिटेड टू डबलिंग फार्मर्स इनकम बाय 2022। डबलिंग इनकम मतलब दोगुनी होनी थी, ये कहाँ है ना। तो ये सारी आदि चलाई जाती रही हैं। ये सभी पोस्टर हमें सन 2017 से 22 तक दिखाए जाते हैं, और जब सन 2022 आता है तो हमें सन 2047 के न्यू इंडिया का सपना दिखा दिया जाता है, ठीक है। क्या सन 2047 तक मौज करो, सन 2047 में जाके फिर एक अगला चैलेंज दे दिया जाएगा कि सन 2080 या 90 का इंतजार करो, ठीक है। इसलिए सबसे ज़्यादा सच बोलने वाले व्यक्ति व हमारे ग्रेट पीएम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मैं ये पूछना चाहता हूँ कि इन सभी पोस्टरों व योजनाओं का क्या हुआ? क्या यह जनता को मूर्ख बनाने का ग्रेट तरीका था? और कहते हैं कि प्रधानमंत्री, आइए संकल्प से सिद्धि का एक महाअभियान चलाएं, एक ऐसा संकल्प जिसे अगले 5 वर्षों में हम सिद्ध करके दिखाएंगे। इसी बीच आशा भोसले का एक सॉन्ग आता है, हाँ देश भक्ति की बह रही हवाएं, पूरब पश्चिम में जगी आशाएं, चलो मिलकर नया भारत बनाएं। और आपको अब भी इस न्यू इंडिया को लेकर किए गए ताम झाम और काम तमाम का खेल समझ नहीं आ रहा है, तो फिर आप कोई भी खेल समझने लायक नहीं बचेंगे।
ऐसा नहीं है कि कोई बयान दिया गया हो और उसे भुला दिया गया हो। काफ़ी गंभीरता के साथ लोगों को न्यू इंडिया के अभियान में लगाए रखा गया। तभी तो नीति आयोग ने 232 पेजों का दस्तावेज तैयार किया। जिन लोगों ने लिखा वो अपने लेख को किस न्यू इंडिया में पढ़ते होंगे वही जाने। ठीक है, पीएम एक बार नहीं अनेक बार कहते हैं कि सन 2022 में न्यू इंडिया बनेगा। बस सन 2022 आया तो किसी ने दिखाया नहीं कि सन 2022 का न्यू इंडिया किधर चला गया। और पीएम मोदी कहते हैं, एक वीडियो में राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहते हैं, हमसे ही राष्ट्र का अस्तित्व है और राष्ट्र से ही हमारा अस्तित्व है। ये भाव, ये बोध नए भारत के निर्माण में हम भारतवासियों की सबसे बड़ी ताकत बन रहा है। इसलिए मैं न्यू इंडिया को मानता हूँ और मन की बात में कहते हैं कि मुझे पूरा भरोसा है इसी संकल्प के साथ आने वाले साल में देश आगे बढ़ेगा और सन 2022 एक नए भारत के निर्माण का स्वर्णिम पृष्ठ बनेगा, है ना। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि नया इंडिया सन 2022 से सन 2047 पर शिफ्ट हो गया है ना। अब नया इंडिया जो है वो 22 से लेके सन 2022 से 47 पर, सन 2047 पर क्या होगा, शिफ्ट हो गया है। बजट में बताया गया है कि भारत अमृत काल में प्रवेश कर गया है। इस बजट का विजन अगले 25 साल का हो गया है, जब भारत की आज़ादी के 100 साल होंगे। मैं आपको एक जानकारी देना चाहता हूँ, जब सन 2022 नहीं आया था, बहुत दूर था, तभी से सन 2047 को सीन में लाया जा चुका था, है ना। सन 2019 के लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने घोषणा पत्र जारी किया, जिसमें पीएम मोदी का संदेश है, जिससे वे सन 2047 के भारत की बात करते हैं। कहते हैं कि सन 2047 में भारत की आज़ादी के